नमस्कार। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश। प्रकाश में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। परावर्तन के पश्चात फिर हमने अगला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन भी प्रारंभ किया था। प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। उसकी डेफिनेशन: जब कोई भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से किसी पृथक्कारी तल से गुजरकर किसी दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगली बात करें बेटा, अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण, क्या कारण है? तो ये याद रखिए, प्रकाश का अपवर्तन जब होता है उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम आपके पास दो माध्यम हों, दोनों माध्यम अलग अलग हों। एक ही जैसे दोनों माध्यम होंगे तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन मतलब या तो वेग घटेगा और या फिर वेग बढ़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे पास विरल माध्यम है और एक है सघन माध्यम, और बीच में ये पृथक्कारी तल है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वेग घटेगा, वेग घटेगा तो प्रकाश मूल मार्ग से विचलित होगा। उल्टा करके देखें, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो भी वेग क्या होगा? परिवर्तित होगा, अर्थात वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, अर्थात प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित होगा। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपवर्तन का कारण। क्या कारण है अपवर्तन का? इसका सीधा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब हम बात करें कि प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। एक लाइन में जवाब देना है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण ही कौन सी घटना पाई जाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बेटा हमको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये तो हुई पहली बात। प्रकाश यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा प्रकाश का, और वेग बढ़ेगा तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। दूसरी चर्चा करें, वही प्रकाश है, ये कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो बेटा क्या हाल होगा? वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो क्या होगा?
अभिलंब की ओर झुकेगा। ये आपके दो फॉर्मूले बन गए, चाहो तो इन्हें उतार लीजिए। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। दूसरी कंडीशन, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब कभी आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हो। इसके पश्चात बेटा अगली बात आती है कांच की आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। कांच की आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हाँ तो बेटा प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यम चाहिए कम से कम, हम समझ चुके हैं, और दोनों माध्यम पारदर्शक होने चाहिए। अब ये जो हमने टॉपिक डाला है कि कांच की आयताकार स्लैब, स्लैब का मतलब होता है सिल्ली। वैसे हमने देखी होगी पानी की सिल्ली, लेकिन जैसे हम कांच की सिल्ली देखते हैं और कांच की भी आयताकार सिल्ली देखते हैं, तो उस कांच की सिल्ली में फिर प्रकाश का किस प्रकार से अपवर्तन होगा उसे समझने के लिए एक आरेख चित्र बनाया जाएगा। इस तरह से ये कांच की एक आयताकार स्लैब बनानी होगी। स्लैब के चारों कोणों के नाम ABCD। अब यदि इस पर गौर करें तो ये जो आयताकार स्लैब है अंदर से ठोस है और पूर्ण रूप से कांच की बनी हुई है, मतलब इस ABCD जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के भीतर कांच है। लेकिन यदि देखा जाए तो A और B ये जो तल है, इस तल के ऊपर की चर्चा करें, यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर वायु है। C और D जो तल है इसके नीचे की चर्चा करें, यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी वायु है। AB और CD इन दोनों तलों के बीच का जो एरिया है, इस एरिया की चर्चा करें तो इसमें कांच भरा हुआ है। तो इस रेखा चित्र के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे रेखा चित्र में हमें दो पृथककारी तल नज़र आ रहे हैं। एक पृथककारी तल AB, इस AB के ऊपर वायु होगी, इस AB के नीचे कांच होगा। दूसरा जो पृथककारी तल है वो है CD, CD के ऊपर कांच होगा, CD के नीचे वायु होगी। अब यहाँ पर हम प्रकाश का अपवर्तन देखें। यदि एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से स्टार्ट करें वायु से, अच्छा एक चीज़ और, यदि वायु, कांच और वायु में तुलना करें तो वायु कौन सा माध्यम होगी, विरल माध्यम। कांच कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। और फिर वायु कौन सा माध्यम होगी, विरल माध्यम। प्रारंभ करें हम इस किरण आरेख चित्र का, तो किरण आरेख चित्र में प्रकाश को हमको प्रारंभ कहाँ से करना है, वायु से करना है। वायु है विरल माध्यम। विरल माध्यम में हमने पढ़ा था प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, तो प्रकाश काफ़ी तेज वेग से चलता हुआ इस प्रकार से काफ़ी तेज वेग से और वायु में चलता हुआ इस AB पृथककारी तल तक पहुंचता है। इसके बाद अब इस तल से आगे इसे जाना है कांच में। कांच है यहाँ पर सघन माध्यम।
तो बेटा जिस बिंदु पर ये टच कर रहा है उस बिंदु पर हम एक काल्पनिक अविलंब बना देते हैं। इस प्रकार से ये एक काल्पनिक अविलंब बना दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वायु से और कांच में जाना है, विरल से सघन में जाना है, प्रकाश का वेग घटेगा। प्रकाश का वेग घटेगा, इसीलिए प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी, सीधी न चलकर अविलंब की ओर झुक करके ये कांच के भीतर चल रही है, चलते 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 और सीढ़ी तल तक पहुँचेगी। तो देखिएगा एक बार तो प्रकाश का अपवर्तन इस बिंदु पर हो गया है। यहाँ पर ये आपतित किरण थी, इसलिए ये कोण बनेगा आपतन कोण। यहाँ पर ये अपवर्तित किरण थी, इसलिए कोण बनेगा अपवर्तन कोण। ये यहाँ पर इस सीढ़ी तल से आगे देखिएगा, सीढ़ी तल तक जो चला वो तो कांच में चला, लेकिन अब इस DC जो पृथक्कारी तल है इससे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर भी हम एक काल्पनिक अविलंब की कल्पना करते हैं। इस प्रकार से सघन से विरल में प्रकाश प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, इस प्रकार से। तो कुल मिला के आपने देखा इस पूरे कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। यहाँ पर ये आपतन कोण I हो गया, यहाँ पर ये अपवर्तन कोण R हो गया, और R पार जब निकल जाती है तो इसको बोलते हैं निर्गत कोण E। क्या कहेंगे इसे? E बराबर निर्गत कोण। तो इस प्रकार से कांच की आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम इस किरण आरेख चित्र द्वारा समझा सकते हैं। बेटा बोर्ड की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें अधिकांशतया इस प्रश्न में आपसे किरण आरेख चित्र ही पूछा जाता है। जिस तरह से ये मैंने बनाया है आपके समझ में आया होगा। 1 या 2 बार अपनी रफ के अंदर इस किरण आरेख चित्र को यदि आप लोग बनाते हैं तो आप ठीक प्रकार से आपका अभ्यास हो जाएगा, और मोस्टली इसमें ये किरण आरेख चित्र ही पूछा जाता है। अगला टॉपिक देखें, एक क्वेश्चन और भी बनता है इसके अंदर से। अपवर्तन की घटना में प्रकाश को अविलंबवत गिराया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तन की घटना में यदि प्रकाश को अविलंबवत गिराया जाए तो देखिएगा इसमें भी क्या होगा, हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये एक जल से भरा हुआ कोई पात्र है जिसके भीतर पानी भरा हुआ है। इसका हम इस बिंदु पर एक अविलंब खींच दें, इस तरह से। अविलंब मीन्स 90 डिग्री कोण पर एक रेखा खींच दी आपने। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रकाश को डालना है वो अविलंबवत डालना है। अविलंबवत का मतलब जिस दिशा में अविलंब है उसी दिशा में आपको प्रकाश डालना है। तो हमने एक प्रकाश की किरण को अविलंबवत डाल दिया। गौर करें, प्रकाश की जो आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण अर्थात कोण I यहाँ पर कितना हुआ? 0 डिग्री। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? बेटा ध्यान दें, जब अपवर्तन की घटना में I का मान 0 हो तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है।
अर्थात यहाँ पर अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य अर्थात कोण R का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर वास्तव में देखी जाए तो क्या अपवर्तन हो रहा है ना। देखिए आपतित किरण जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में अपवर्तित किरण जा चुकी है। तो यहाँ पर प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यदि अपवर्तन की घटना में प्रकाश को अविलंबवत डाला जाए तो प्रकाश बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाता है और इसीलिए इस अवस्था में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। भाई क्योंकि अपवर्तन होने के लिए ज़रूरी है प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित हो। प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित हुआ ही नहीं तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे बोल दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि यदि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरण को अविलंबवत डाला जाए तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन नहीं हो पाएगा। अगली चीज़, अगली चीज देखें बेटा, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम वेरी इंपॉर्टेंट। और अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। देखिए साधारण तौर पर हम ये इसका एक किरण आरेख चित्र बना के देख लें। ये यहाँ पर इसका अविलंब खींच दिया। ये कोण I, ये कोण R। पहला जो नियम है वो क्या कहता है, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जिसका एक नाम है स्नेल का नियम। वो क्या कहता है, आपतन कोण I, इसकी ज्या का मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। और कितना होता है वो, उस माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। दोबारा सुने, स्नेल का नियम बोल लीजिए या अपवर्तन का दूसरा नियम बोल लीजिए। ये क्या कहेगा कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात सदैव निश्चित होता है। और कितना होगा इसका मान, उस माध्यम, जिस माध्यम की हम चर्चा कर रहे हैं उस माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। इसी को हम अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। और इसकी खोज की थी स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।